नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोजखंड अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लागतों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करना। हम जानते हैं कि कुल लागत दो लागतों के योग से बनती है, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत। सबसे पहले हम कुल स्थिर लागत पे बात करते हैं। कुल स्थिर लागत फर्म की वो लागत होती है जब उत्पादक को कोई उत्पादन प्रारंभ नहीं होता, शून्य उत्पादन स्तर पर भी फर्म को जो वहां लागत वहन करनी पड़ती है, उस लागत को हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। जैसे जैसे उत्पादन हम बढ़ाते चले जाते हैं, कुल स्थिर लागत सदैव स्थिर रहती है। यानी टोटल फिक्स कॉस्ट इज द नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट, यानी उत्पादन न बढ़ने और घटने से कुल फिक्स कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट इज पैरेलल टू द एक्स, ये एक्स अक्ष के हरदम समांतर होती है। इसके पास ढाल नहीं होती, मतलब ये उत्पादन प्रक्रिया बढ़ाने या घटाने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी लागत होती है हमारी, जो मुख्यतः होती है, वो लागत होती है कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत वास्तव में आउटपुट का फलन है, उत्पादन स्तर का फलन है। जैसे जैसे आउटपुट का मान, उत्पादन का मान बढ़ता चला जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मान भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि उत्पादन में तीन नियम काम करते हैं। तीन नियम काम करने के कारण इसमें भी तीन प्रकार की ढालें पाई जाती हैं। पहला, घटती हुई ढाल, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग विथ डिक्लाइंग रेट्स, बढ़ती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है घटती दर से। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है स्थिर दर से, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है बढ़ती दर से। यानी उत्पादन के तीनों नियमों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट तीन प्रकार की ढाल युक्त होता है। प्रारंभ में ढाल घटती जाती है, फिर स्थिर होती है, फिर बढ़ती जाती है। जब हम दोनों प्रकार के ढालों को इस प्रकार, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो वास्तव में टोटल फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होता है। इसलिए टोटल कॉस्ट जो होती है वो लंब अक्ष के कुछ पार्ट ऊपर से ही स्टार्ट होती है, और जितने पार्ट ऊपर से स्टार्ट होगी इट मींस उतनी फर्म की टोटल फिक्स कॉस्ट है। अतः हम जब दोनों लागतों को मिला देते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। टोटल कॉस्ट जो प्राप्त हुई, कुल लागत वक्र जो हमें प्राप्त होता है, उसका ढाल भी तीन प्रकार का होता है। इसका सीधा संबंध ये है कि फर्म में तीनों नियम काम करते हैं। अतः उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन स्थिर नियम, उत्पादन ह्रासमान नियम, ये तीनों नियम लागू होने के कारण लागतों में भी तीन प्रकार के ढाल पाए जाते हैं। अब हमारा दूसरा जो मुख्य पॉइंट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एएफसी और एबीसी। एसी औसत लागत, एएफसी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के बीच क्या संबंध पाया जाता है। हम जानते हैं कि कुल लागत फलन को यदि उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दो तो एसी, एएफसी और एबीसी प्राप्त हो जाएगा। एसी हम जानते हैं कि यू आकार की पाई जाती है। एसी यू आकार का मतलब यह होता है कि इसमें भी तीनों नियम कार्य करते हैं, इसलिए तीन स्लोप की होती है। पहले डिक्लाइनिंग स्लोप, फिर कांस्टेंट या मिनिमम स्लोप एंड देन पॉजिटिव स्लोप। इसका मतलब यह होता है कि पहले लागतें गिरती हैं, फिर लागतें स्थिर हो जाती, फिर लागतें फर्म की बढ़ने लगती है। वहीं जब एएफसी की बात करते हैं तो एएफसी में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि एएफसी सदैव लंब अक्ष से आधार अक्ष की ओर गिरता चला जाता है, लेकिन एएफसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही आधार अक्ष के समांतर हो सकता है। अर्थात आधार अक्ष और एएफसी के मध्य डिस्टेंस कंटिन्यू कम होती चली जाएगी, बट ये कभी मिल नहीं सकते हैं। अर्थात समकोणीय अतिपरवलय आकार का लगभग होता है। ये केवल डिक्लाइन करता है, केवल गिरता जाता है। अतः ये ऊपर से नीचे एक स्लोप रखता है दैट हैव निगेटिव स्लोप ऑलवेज।
वहीं तीसरी जो हमारी कास्ट है एवीसी, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत भी यू आकार की पाई जाती है, लेकिन इसमें विशेष बात यह होती है कि इसकी ढाल दो अलग अलग परिस्थितियों के अंतर्गत बदलती है। प्रारंभिक एबीसी में प्रारंभिक जब ढाल गिरती है तो कम स्पीड से गिरती है। मिनिमम पॉइंट पे जाने के बाद क्योंकि एएफसी का प्रभाव शून्य हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है, क्योंकि वो आधार अक्ष के बिल्कुल पास आ जाने के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप एबीसी तीव्र गति से उठना प्रारंभ करती है। अतः एबीसी भी एसी की तरह यू आकार की पाई जाती है, लेकिन एसी में दोनों पार्ट होते हैं वो वास्तव में धीरे गति से गिरते हैं और धीरे गति से उठते हैं, लेकिन एबीसी के साथ ऐसा नहीं होता है। एबीसी तेजी से गिरती है और तेजी से उठती है। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी और एबीसी की गणना और अच्छे से कर सकते हैं। अब हम लागत फलन की चर्चा करेंगे। वास्तव में कुल लागत जो होती है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का फलन होती है। अगर हमें कुल लागत की गणना करनी है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कुल स्थिर लागत क्या है और कुल परिवर्तनशील लागत क्या है। कुल स्थिर लागत वो लागत होती है जब उत्पादक उत्पादन प्रारंभ करता है तो जो लागतें वहन करनी पड़ती हैं उसे हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। ये वास्तव में टोटल फिक्स कॉस्ट, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट, ये उत्पादन का फलन नहीं होता है। अर्थात उत्पादन यदि बढ़े या उत्पादन घटे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सदैव स्थिर रहता है। अतः कुल स्थिर लागत फलन जो होता है वो आधार अक्ष के समांतर होता है। आधार अक्ष के समांतर का मतलब ये हुआ कि अगर इकोनॉमी में उत्पादन का स्तर शून्य किया जाए तो यदि मान लीजिए फर्म को 100 कुल टोटल फिक्स कॉस्ट वहन करनी पड़ती है, यदि उत्पादन हम बढ़ा करके 10 यूनिट कर देते हैं तो भी फर्म को उतनी ही टोटल फिक्स कॉस्ट वहन करनी पड़ेगी। यदि हम उत्पादन 20 यूनिट कर देते हैं तो भी उतनी ही लागत वहन करनी पड़ेगी। यदि हमने उत्पादन बढ़ा के 100 यूनिट कर दिया तो भी उत्पादन लागत उतनी ही, टोटल फिक्स कॉस्ट उतनी ही वहन करनी पड़ेगी। अतः कुल स्थिर लागतें फर्म की सदैव स्थिर होती हैं और इसीलिए इसका डायग्राम लंब आधार अक्ष के समांतर होता है। अतः ये टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है दैट इज कांस्टेंट एंड दैट हैव द जीरो स्लोप। अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन का फलन है। अर्थात जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाएंगे उसके परिणाम स्वरूप टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और उत्पादन घटने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटेगी। अतः इसका ये फलनात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम इसका जब डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में हम ये देख पाते हैं कि जो कुल स्थिर लागत वक्र होता है वो कुछ ऐसे होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसे होता है। हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट को हमने लिया है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है और यहाँ पर हमने आउटपुट को लिया है। अब हम देखिए जब हमारे पास उत्पादन शून्य है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी शून्य है। जब हमने उत्पादन बढ़ा करके Q1 यूनिट किया तो यहाँ पर देखिए कि जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती तो है, ये आपके पास ए स्लोप है, ए पॉइंट पर ए स्लोप है। कुल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है लेकिन घटती दर से। जब हम उत्पादन बढ़ा के OQ2 कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर स्लोप पहले से बी पॉइंट पर कम हो गई है। स्लोप कम होने का तात्पर्य है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो कर रही है लेकिन डिक्लाइन रेट से, यानी हमारे पास ए स्लोप से बीबी स्लोप कम है।
वहीं जब हम उत्पादन बढ़ा करके Q3 कर देते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि स्लोप CC हो जाती है और हमारे पास लागत Q3C हो जाती है। यहां पर ढाल क्या होती है कि अब ढाल गिरना यहां से बंद हो जाती है। जब हम उत्पादन बढ़ा करके Q4 कर देते हैं तो यहां पर आपका DD स्लोप हो जाता है और हम D पॉइंट पर आ जाते हैं, Q4D पर आ जाते हैं। यहां पर देखिए स्लोप बढ़ने लगी, अर्थात OQ4 उत्पादन पर अब उत्पादन जो लागत है वो बढ़ती दर से बढ़ रही है। और यहां पर जब हम उत्पादन Q5 करते हैं तो यहां पर हम देखिए कि हमारे पास लागत EE जो है वो वास्तव में और तेजी से बढ़ने लगती है। इस प्रकार प्रारंभ में लागतें धीरे गति से बढ़ती हैं, स्पीड कम होती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3 प्रकार की ढालों युक्त पाया जाता है। अब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यदि योग कर दे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। अब हम टीसी फलन की बात करते हैं। टीसी फलन वास्तव में टीएफसी और टीवीसी का योग होती है। जब हम इसको देखते हैं तो यह कुछ फलन ऐसे होता है। इसका तात्पर्य है कि टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कुल लागत फलन में कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है। इसमें O से लेकर के A पॉइंट तक वास्तव में टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर के पार्ट को वास्तव में टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है। जब हम इन दोनों लागतों को जोड़ देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन या कर्व प्राप्त हो जाता है। अगर उत्पादन के स्तर 0 है तो हमें इतनी लागत वहन भी करनी पड़ेगी, अर्थात जीरो कॉस्ट पर भी, जीरो प्रोडक्शन पर भी हमको इतनी लागतें वहन करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे उत्पादन हम बढ़ाते चले जाएंगे कुल लागत बढ़ती चली जाती है। और हम ये देखते हैं कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कुल लागत तेजी से बढ़ती जाती है, अर्थात टोटल कॉस्ट इज आल्सो फंक्शन ऑफ आउटपुट। और आउटपुट बढ़ने के साथ टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट घटने के साथ टोटल कॉस्ट घटेगी। बट टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कारण क्या होता है? कॉजेज, अगर हम कॉजेज की बात करें, टीएफसी हरदम कांस्टेंट होती है, इसलिए टोटल कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती, भले उत्पादन का स्तर 0 हो जाए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एवी, एवीसी तथा एएफसी के बीच क्या संबंध है। अब हम डिस्कस करते हैं एसी, एएफसी तथा एवीसी के बीच संबंध। हम जानते हैं कि एसी प्राप्त करने के लिए टोटल कॉस्ट फंक्शन को यदि उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं तो एवरेज कॉस्ट फलन हमें प्राप्त हो जाता है। एवरेज कॉस्ट फलन को जब हम वक्र के रूप में बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो वास्तव में यू आकार का पाया जाता है। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन है, ये यू आकार का पाया जाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जैसे जैसे पहले उत्पादन का स्तर हमारा यदि OQ1 है तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट Q1A1 है। जब हमने उत्पादन बढ़ा करके Q2 कर दिया तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन एंड मिनिमम एंड कांस्टेंट होकर के Q2A2 हो जाती है। जब हमने उत्पादन बढ़ा के Q3A3 कर दिया तो हम देखते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है Q3A3 हो जाती है। यानी प्रारंभ में लागतें गिरती हैं, एवरेज कॉस्ट गिरती है, फिर मिनिमम हो जाती है और उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है। आइए अब डिस्कस करते हैं एएफसी। हम ये जानते हैं कि एएफसी प्राप्त करने के लिए हमें टीएफसी को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। हम जानते हैं कि टीएफसी का मान सदैव कांस्टेंट होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे Q का मान बढ़ता जाएगा एएफसी का मान लगातार कम होता चला जाएगा, अर्थात एएफसी की ढाल हरदम निगेटिव होगी। ठीक है, अर्थात एएफसी की वैल्यू निगेटिव स्लोप होगी, अर्थात
द वैल्यू ऑफ एएफसी लगातार डिक्लाइन करती चली जाएगी, अर्थात एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत का मान उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लगातार कम होता चला जाएगा। देखिए उत्पादन का मान बढ़ रहा है, एएफसी का मान लगातार घटेगा। इसलिए ये क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो इकाई के बराबर होगी। दूसरी चीज रेक्टेंगल हाइपरबोलिक होगा और ये कभी भी आधार अक्ष से नहीं मिलेगा, लेकिन आधार अक्ष की तरफ जाएगा। आइए रेखा चित्र में देखते हैं। OX है, आउटपुट है, यहाँ पर कॉस्ट है। हम ये देख रहे हैं कि एएफसी लगातार डिक्लाइन करता चला जाता है, डिक्लाइन करता चला जाता है, लेकिन कभी भी एएफसी आधार अक्ष से नहीं मिलता है। इसलिए एएफसी रेखा निगेटिव स्लोप की पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं एबीसी। अब हम एबीसी की गणना करते हैं। एबीसी वास्तव में टीवीसी को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करने के बाद हमें प्राप्त होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाते हैं एबीसी यू शेप का पाई जाती है, लेकिन एबीसी की गिरने की दर और उठने की दरों में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, क्योंकि एएफसी का मान लगातार कम होता चला जाता है। अतः हम ये देख सकते हैं कि एबीसी तेज गिरती है और तेज उठती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये भी एसी की भांति वास्तव में यू आकार की पाई जाती है। जब हमारा उत्पादन OQ1 है तो एबीसी का मान Q1A है। जब हमारे पास उत्पादन का स्तर OQ2 हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि एबीसी का मान न्यूनतम हो जाता है। जब हम देखते हैं Q3 उत्पादन हो जाता है तो एबीसी का मान बढ़ने लगता है। इस प्रकार एबीसी घटती है, स्थिर रहती है और बढ़ती चली जाती है। अब आइए हम तीनों के बीच रिलेशनशिप देखते हैं, एसी, एएफसी और एबीसी। यहाँ पर हम एसी, एएफसी और एबीसी के बीच अंतर संबंध को देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो होती है वो यू आकार की होती है, सबसे ऊपर। एएफसी लगातार गिरती चली जाती है और इसका ढाल हरदम निगेटिव होता है उत्पादन बढ़ने के साथ, लेकिन ये कभी भी एक्स अक्ष से मिलेगी नहीं और ना ही ऊपर होगी और ना ही एक्स अक्ष के समांतर होगी। दूसरा, एबीसी भी यू आकार की पाई जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एबीसी और एसी के मध्य डिफरेंस लगातार कम होता चला जाता है, क्योंकि एएफसी और आधार अक्ष के बीच का डिफरेंस भी लगातार कम होता चला जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एसी एंड एबीसी यू आकार के पाए जाते हैं, यानी ये पहले घटते हैं फिर स्थिर होते हैं फिर बढ़ते हैं, जबकि एएफसी जो होता है वो वास्तव में रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, अर्थात आयताकार अतिपरवलय। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि एएफसी और एबीसी दोनों एक दूसरे को बी पॉइंट पर काटते हैं, यानी एक ऐसा उत्पादन के स्तर आ जाता है जहां पर दोनों बराबर भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने एसी, एएफसी और एबीसी के बीच संबंध को देखा कि ये लागत वक्र भी अपने एक निश्चित स्वरूप में पाए जाते हैं और अर्थशास्त्र में इनका विशेष महत्व है। धन्यवाद।